हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग अब शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमारा पहला चैप्टर होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी का कैसा रहा, हम सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे ताकि हमें सब चीज़ ब्रीफली समझ आ सके। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे पहला टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन जो है एक्ट के तहत हुआ एंड पॉलिसी ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हुआ था एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। और ये अफेक्ट में आई थी जनवरी 26 1950 को अफेक्ट में आया था, मतलब रिलीज हुआ था। आज भी जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, वही उसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और मार्किंग इंडिया ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम डोमिनियन टू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था, चेयरमैन बनकर ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रोसेस था उसमें इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फ्रॉम 1946 से लेकर 1949 तक हुआ था। और फीचरिंग एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई थी, बहुत ही फीचर्स के साथ में जो चर्चा हुई थी। और इसका एवोल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड इन टू की पॉइंट में इसको अंडरस्टूड किया जा सकता है। पहला कंपनी रूल, कंपनी का जो रूल है 1773 1858 स्टैब्लिश हुई थी, गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आया था एंड ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। और एक था क्राउन रूल 1858 1947, जो कि हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया ही है। मार्क किया था डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल का, मतलब ये क्राउन रूल का मतलब है जो रूल है वो ब्रिटिश क्राउन करेगा अब, लीडिंग टू मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के साथ में। कंपनी रूल 1773 टू 1858। कंपनी रूल 1773 टू 1858। इसमें पहला आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। गवर्नर जनरल थे इसके वॉरेन हेस्टिंग। और फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन आया था मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया, जिसने मार्क किया था ब्रिटिश कंट्रोल को ओवर इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर और अफेयर्स इन इंडिया हुआ रहा था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लेड किया था। फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज गवर्नेंस के लिए कंपनी रूल्स था। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द कंपनी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था कंपनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तहत। गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे, अपॉइंट थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में, विद आ 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थे उनके साथ में। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, सेटअप हुआ था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 के अंदर। और प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड को रोका गया था, बैन किया गया था प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब अमंग कंपनी सर्वेंट। जो कंपनी के सर्वेंट हैं वो लोग ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही प्राइवेट ट्रेड कर सकेंगे। ब्रिटिश ओवरसाइट रिक्वायर हुआ था इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का टू रिपोर्ट इन रेवेन्यू, जो रिपोर्ट करेंगे रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स में। और प्रेसिडेंटी सबॉर्डिनेशन थी, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबॉर्डिनेट, जो बनाएंगे सबॉर्डिनेट टू बंगाल गवर्नर जनरल के तहत। ठीक है, उसके बाद आया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।
जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया था। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1871, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। सॉरी, 1781। इसमें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, सेम। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल थी, इसमें एग्जाम था फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से जुरिडिक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट्स के तहत। रेवेन्यू मैटर्स में आया था एक्सक्लूड रेवेन्यू इशू फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन होना चाहिए। पर्सनल लॉ में कोर्ट अप्लाई करेगा हिंदू मोहम्मदन लॉ फॉर रिस्पेक्टिव डिफेंडेंस के तहत। अपील में आया था प्रोविंशियल कोर्ट अपील डायरेक्ट करेंगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। रेगुलेशन में गवर्नर जनरल इन काउंसिल इम्पावर उसको सशक्त किया गया था टू फ्रेम, ताकि वो बना सके रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल के लिए। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके भी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही थे। फंक्शन डिस्टिंक्शन हुआ था इसका, सेपरेटेड कमर्शियल होना चाहिए एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनीज था इसमें। डुअल गवर्नमेंट थी और एक्ट स्थापित स्थगित हुआ था। पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब था बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करता था पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सुपरवाइज करता था सिविल मिलिट्री ऑपरेशन और रेवेन्यूज को। दूसरा था इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ओवरशा करता था कमर्शियल अफेयर्स को, ठीक है। इसमें आया ब्रिटिश पोसेशन। फर्स्ट रेफर किया था इसको कंपनी टेरिटरीज एज ए ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया बना दिया गया था। ग्रांटिंग किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया जाए, ठीक है। एक्ट ऑफ 1786 आया इसके बाद में। एक्ट ऑफ 1786, इसके तहत गवर्नर जनरल इसमें थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट थे किया अपॉइंटमेंट था लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट किए गए थे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द कमांडर इन चीफ के रूप में। ओवरराइड अथॉरिटी थी कॉर्नवालिस को ग्रांटेड किया गया था पावर टू ओवरराइड काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केसेस के में, ठीक है। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट, इसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो वन, ठीक है। एंडेड इसमें एंडेड एंड ट्रेड मोनोपोली हुआ था ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का। अलाउइंग किया गया था ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, जो जितने ब्रिटिश ब्रिटिश यानी अंग्रेजी व्यापारी हैं, टू ट्रेड इन इंडिया, वो इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, और एक्सेप्ट छोड़कर सिर्फ फॉर ट्रेड विद चाइना यानी चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, एंड ट्रेड इन टी, और चाय पत्ती का भी ट्रेड नहीं कर सकते हो व्यापार, ठीक है। असर्टेड ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी, असर्ट करेंगे ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी को ओवर कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया, जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया के अंदर। इम्पावर किया गया था लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वो इम्पोज कर सके टैक्सेस एंड पनिश कर सके डिफॉल्टर्स को। एक्सटेंडेड किया था कंपनीज रूल को फॉर अनदर 20 years के लिए। इनहांस किया गया था पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। अलाउ किया गया था क्रिश्चियन मिशनरीज को, ताकि वो प्रमोट कर सके मॉरल एंड रिलीजियस इम्प्रूवमेंट इन इंडिया के अंदर, जो कि आप सब जानते हैं उन्होंने क्या ही किया था, ठीक है। रिलीजियस कन्वर्जेंस करवाया था उन्होंने, ज्यादातर लोगों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। ये जो मैं हिस्ट्री में पढ़ा ही चुकी हूँ आपको, अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप हिस्ट्री की क्लास ले सकते हैं। मंडेट किया गया था इसमें एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज को इन इंडियन एजुकेशन के लिए, और रेगुलेट किया गया था कंपनीज टेरिटरीज को रेवेन्यू एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स के लिए रिक्वायर किया गया था सेपरेट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1783,
सॉरी 1833 ऑफ 1833। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे थे विलियम बेंटिक और मार्क किया गया था फाइनल स्टेप टूवर्ड किसकी तरफ, सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया की तरफ, गिविंग किया गया था इट ऑल इंडिया चार्टर और एक ऑल इंडिया चार्टर गिव मतलब दिया गया था। लीगलाइज किया गया था ब्रिटिश कंसोलिडेशन को। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी इस एक्ट के तहत। होल्डिंग टेरिटरीज इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, ठीक है, और हिज हायर्स एंड सक्सेसर, जो भी टेरिटरी वो होल्ड करे थे वो उनके मैजेस्टी की थी और उनके हायर्स की। इस एक्ट के तहत एंडेड किया गया था कंपनी की मोनोपोली को ऑन ट्रेड विद चाइना एंड टी के ऊपर। और गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल कम आई थी टू बी नोन एज द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया था। एंड द काउंसिल एज इंडियन काउंसिल, और जो काउंसिल था उसको तो अब इंडियन काउंसिल कहा जाने लगा था इस एक्ट के बाद में। डिजाइन किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ग्रांटी किया गया था फुल सिविल एंड मिलिट्री पावर दी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले फर्स्ट अपॉइंटी थे इसके, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल थे। ट्रांसफर किया गया था लेजिस्लेटिव पावर को बॉम्बे से मद्रास और टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी विद लॉज टर्म एक्ट, और जो लॉज थे ना उनको एक्ट बोला जाने लगा था। ट्रांसफर उसके बाद एम्पावर हुआ गवर्नर जनरल को एम्पावर दिया गया ताकि वो सुधार कर सके रिपील लॉज इन ब्रिटिश इंडिया के अंदर। प्रपोज किया गया था एंड ओपन कंपटीशन, और ओपन कंपटीशन प्रपोज किया था जिसे सिविल सर्वेंट सिलेक्शन कहा जाता है, जिसके लिए हमारे देश के बहुत सारे नौजवान आज भी तैयारी करते हैं, ठीक है, वो इसी एक्ट के तहत आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। और बट फेस अपोजिशन, लेकिन इसने फेस किया था अपोजिशन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ने किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपोजिशन थे जिन्होंने इस पर मुद्दा उठाया था। और स्थगित किया गया था इंडियन लॉ कमीशन इस एक्ट के तहत 1834 में फॉर लीगल कोडिफिकेशन, उसको लीगल कोडिफिकेशन दी गई थी और चेयर किया गया था लॉर्ड मैकुले के तहत। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और जो लास्ट इन अ सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट था इसका 1793 से लेकर 1853 तक हो गया था। सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन हुए थे ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल के तहत। इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल रिप्रेजेंटेशन को इन द इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर विद 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनाए गए थे। टोटल किया गया था 12 मेंबर्स को, ठीक है। Of the 6 new legislative member of the Governor General Council, 4 members were appointed by the local provincial government of Madras। जो ये 6 लेजिस्लेटिव मेंबर नए बने थे उसमें जो 4 अपॉइंटी होंगे वो लोकल प्रोविंशियल से होंगे, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास से एंड बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा की से, ठीक है। रिड्यूस किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 24 से 18 कर दिया गया था। और जो 6 नॉमिनेटेड ब्रिटिश क्राउन थे उनको भी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन की गई थी एज अ मिनी पार्लियामेंट बना दिया गया था, मिररिंग ब्रिटिश प्रोसीजर, और इसको मिरर किया था ब्रिटिश प्रोसीजर्स के तहत। इम्प्लीमेंट किया गया था एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट के तहत अलाउ किया गया था इंडियन पार्टिसिपेशन को, मतलब इंडियन लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और द लॉर्ड मैकुले जो थे, मैकुले कमेटी वाज अपॉइंट की गई थी इन 1854 में। और द जब फोर्थ लोग मेंबर गेन किया गया था वोटिंग राइट एज अ फुल मेंबर, जो 4 लोग मेंबर थे उन्होंने गेन किया गया था जो वोटिंग राइट है वो एक एज अ फुल मेंबर, एक पूरे मेंबर को बना सकती है। एक्सटेंड किया गया था कंपनीज रूल एंड अलाउ इट टू रिटेन द प्रोसेशन ऑफ इंडियन
टेरिटरी ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, बट लेकिन इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, इसने कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीरियड नहीं बनाया था, अनलाइक छोड़कर प्रीवियस चार्टर को। ठीक है, अब हम देखेंगे क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक, जो कि मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इससे लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, इन सब की तैयारी करते हैं, कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में यही आता है, लेकिन मैं आपको इन डेप्थ पढ़ा रही हूँ, तो आपको किसी और से क्लास लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्लास की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब प्रॉपर नोट्स मिले, मैं आपको सब चीज मटेरियल प्रोवाइड कराऊं, तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, रेगुलर क्लास लेनी होगी। जैसे भी आप चाहें हम आपका टाइम मैनेज कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।